बैली चंकिंग कुछ चीजें जू जंग से छुपा सकता है, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसे हैं जो सच में छुपी नहीं जा सकती। जैसे कि जैंगी ने ज़ोंबी क्राइसिस के दौरान जो भी किया वो बहुत ही आई कैचिंग था। वो सिर्फ एक ऐसा टीम लीडर था जो ज़ोंबी क्राइसिस के शुरुआती स्टेज में प्रभावित नहीं हुआ। जब वो स्नो वर्शिप सेक्ट के साथ जॉइंट बैटल में लड़ रहा था, उसने अपनी पावरफुल स्नाइपिंग एबिलिटी का इस्तेमाल करके ऑलमोस्ट सभी ब्रोंज आर्मर्ड ज़ोंबीज को अकेला ही मार दिया था। बाद में डिसिसिव बैटल में उसने अपने स्पेस सिस्टम की पावरफुल डिफेंसिव एबिलिटी का इस्तेमाल करके युआन कोंगे को डिले किया। ये कहा जा सकता है कि अगर जैंगी वहां नहीं होता तो हेवनली सी सिटी का मिशन फेल हो जाता और वो लोग अपनी जान भी नहीं बचा पाते। इतने आउटस्टैंडिंग डीड्स के साथ अगर जैंगी और बैली चंकिंग इन्हें छुपाने की कोशिश करते हैं तो ये सब कुछ छुपाना मुमकिन नहीं होगा। इसीलिए बैली चंकिंग ने सिर्फ इस बात को छुपाया कि जैंगी ने फाइनल बैटल में युआन कोंगे को अकेला मारा। उसकी पहले की कंट्रीब्यूशंस को छुपाना किसी भी तरह से संभव नहीं था और ये जैंगी के लिए जू जंग की रुचि जगाने के लिए काफी था। बैली चंकिंग ने जू जंग को सीरियस नजर से देखा और कहा, जैंगी सच में एक टैलेंट है, वो बहुत केपेबल है और उसके पास स्पेस से जुड़ी बहुत ही रेयर एबिलिटी है। अगर वो मेरी रिवरसाउ डोमेन यूनिवर्सिटी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में अपनी एबिलिटी के साथ आता है तो वो इन्वेस्टिगेशन टीम में भी एक इलाइट होगा। बैली चंकिंग ने पहले जैंगी की तारीफ की, लेकिन जल्द ही उसने टॉपिक बदल दिया। लेकिन इस व्यक्ति के विचार और पर्सनालिटी लोगों को अनईजी महसूस करवाती है। जू जंग की आंखें चंचल हो गई। ये क्या मतलब है? क्या वो एक बुरा आदमी है? रिवरसाउ डोमेन के इन्वेस्टिगेशन टीम में लोगों को रिक्रूट करने का पहला क्राइटेरिया एबिलिटी नहीं बल्कि डिस्ट्रिक्ट के लिए एब्सोल्यूट लॉयल्टी है। ये किसी डिसेंट आइडियोलॉजी का हिस्सा नहीं है, ये बस इस समय का सच है। अगर अंदर के लोगों के विचार गलत हैं तो ये अंदर ही अंदर बहुत बड़े ट्रबल्स पैदा कर सकता है। बैली चंकिंग इस बात को अच्छे से समझता है, इसीलिए वो आगे कहता है, जैंगी की पर्सनालिटी बहुत ज्यादा सेल्फिश है। वो दूसरे सिटीज के म्यूटेंट्स की तरह है, शायद इसीलिए क्योंकि उसने एंड टाइम्स में बहुत सारी खून खराबे और क्रूअल चीजें देखी है। उसके पास कोई कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का आइडिया नहीं है। ज़ोंबीज के साथ बैटल में भी वो हमेशा अपने पर्सनल इंटरेस्ट को पहले रख रहा था और हमेशा अपने टीममेट्स को छोड़कर भाग जाने के लिए तैयार रहता था। इसके अलावा ये व्यक्ति अपने गोल्स को अचीव करने के लिए कुछ भी कर सकता है, लोगों को ऐसा महसूस करवाते हुए कि उसके पास कोई फेथ नहीं है। जब बैली चंकिंग ने ये कहा तो उसे अचानक महसूस हुआ कि वो ज्यादा कुछ ही दूर चला गया। हालांकि उसने जानबूझकर जैंगी को डिस्क्रेडिट किया था ताकि जू जंग उसकी तरफ आकर्षित ना हो जाए। दूसरों को पीछे से स्लैंडर करना आसानी से लीडर के दिमाग में उसकी इमेज को अफेक्ट कर सकता है। बैली चंकिंग ने जल्दी से इसे ठीक किया, लेकिन सच कहूँ तो उसका मेंटालिटी समझने लायक है। एंड टाइम्स में कुछ लोगों को ढूंढना मुश्किल होता है जिनके पास फर्म बिलीव्स हो। इस बात को सुनने के बाद जू जंग ने जैंगी के बारे में विचार काफी कम हो गए। उसने एक अनस्टेबल म्यूटेंट को इस्तेमाल करने का नहीं सोचा, चाहे उसकी स्ट्रेंथ कितनी ही अच्छी क्यों ना हो। जू जंग की नजर में जैंगी बस एक आम डेल्टा लेवल म्यूटेंट था। हालांकि रिवरसाउ डोमेन के हेडक्वार्टर्स में इस लेवल के म्यूटेंट्स ज्यादा नहीं है, पर इतने भी कम नहीं है। लेकिन अगर उसे पता होता कि जैंगी ने एक एपिसलोन लेवल म्यूटेंट का इनकम्प्लीट ओरिजिन डिवॉवर किया है तो सिचुएशंस समझाना मुश्किल होता। बैली चंकिंग ने जू जंग को युआन कोंगे के ओरिजिन के बारे में समझाया। रिपोर्ट में कहा गया था कि युआन कोंगे बिना पूरे शरीर के मर गई और उसका ओरिजिन भी आसमान और धरती के बीच डिसपेट हो गया। जू जंग को इस रिपोर्ट पर कोई शक नहीं था।
ये सिर्फ दो वजह थी। पहली, उसने इन्वेस्टिगेशन टीम की लॉयल्टी पर विश्वास किया और इन्वेस्टिगेशन टीम के मेंबर्स को अपने ओरिजिन को छुपाने की जरूरत नहीं थी। अगर उन्हें ओरिजिन मिलता और वो स्ट्रॉन्ग होते तो उन्हें रीजन से और ट्रेनिंग मिलती। दूसरी वजह ये थी कि पहले के मिशंस में फियर्स बैटल्स हुए थे और म्यूटेंट्स बिना पूरे शरीर के मर गए थे और ओरिजिन कभी कभी कोलैप्स होता रहता है। इस लेवल के वॉर में अनेक कैजुअलिटीज होती हैं और एक शहर में लाखों लोग मर जाते हैं, तो युआन कोंगे का ओरिजिन डिसपेट होना समझने लायक है। हालांकि ये एक अफसोस की बात है, लेकिन इसके लिए किसी को ब्लेम करना कोई तरीका नहीं है। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद जू जंग ने बैली चंकिंग की तरफ देखा और उसकी आंखों में एक सोचने वाली रोशनी आई। हेडक्वार्टर्स के 6 मेजर इन्वेस्टिगेशन टीम्स को लीड करने के लिए एक पावरफुल म्यूटेंट की जरूरत होती है। अब जब बियान जुनवू बैटलफील्ड में मर गया है, ब्लिजर्ड सिटी में उसके जैसा कोई और म्यूटेंट नहीं मिल रहा, तो बैली चंकिंग जो उसके सामने है वो कैप्टन के लिए बेस्ट कैंडिडेट है। बैली चंकिंग काफी स्ट्रॉन्ग है, हालांकि वो 6 मेजर इन्वेस्टिगेशन टीम्स के कैप्टन्स के बराबर नहीं है, लेकिन वो ऑर्डिनरी टीम मेंबर से बेहतर है। सबसे जरूरी बात ये है कि उसके पास टास्क को पूरा करने का काफी एक्सपीरियंस है और टीम में उसकी अच्छी रेप्यूटेशन है। इसीलिए जू जंग ने अपना सर उठाया और बैली चंकिंग से सीरियसली कहा, बैली चंकिंग, अब जब बियान जुनवू बैटलफील्ड में मारा गया है, मुझे बहुत दुख है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन का पोजीशन खाली नहीं रह सकता। आज से तुम ब्लैक रोब टीम के कैप्टन बनोगे। बैली चंकिंग का मैजेस्टिक बॉडी अचानक से कांप गया और उसकी आंखें एक्साइटमेंट को रोक नहीं पाई। हालांकि कैप्टन और डिप्यूटी कैप्टन के बीच सिर्फ एक शब्द का फर्क है, लेकिन उनका ट्रीटमेंट बहुत अलग होता है। इसका मतलब है कि वो और उसकी फैमिली आने वाले समय में ब्लिजर्ड सिटी का ए लेवल लिविंग ट्रीटमेंट एंजॉय कर सकते हैं। बैली चंकिंग की आंखें आंसुओं से भर गई और उसने जल्दी से खड़े होते हुए जू जंग को सैल्यूट किया। कमांडर, आपके पालन के लिए धन्यवाद। बैली चंकिंग अपनी पूरी ताकत से कमांडर और ब्लिजर्ड सिटी के लिए काम करेगा। जू जंग ने सर हिलाया। अच्छा है, ऑफिशियल अपॉइंटमेंट डॉक्यूमेंट्स अगले 2 दिन में तुम्हारे हाथ में होंगे। इसके अलावा बियान जुनवू के लिए इस मिशन पर तुम्हारी एप्लीकेशन के आधार पर उसे फर्स्ट क्लास मेरिट दिया जाएगा और तुम्हारी ब्लैक रोब स्क्वाड को कलेक्टिवली फर्स्ट क्लास मेरिट मिलेगा। उसकी फैमिली को अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा और वो हमेशा हेडक्वार्टर से ए लेवल लिविंग मटेरियल्स सप्लाई का लाभ उठा सकते हैं। बैली चंकिंग ने एक्साइटमेंट से सर हिलाया। धन्यवाद कैप्टन। बैली चंकिंग ने जू जंग के ऑफिस से निकलते ही जब वो दरवाजे से बाहर आया तो बाहर का मौसम उदास था, लेकिन रोशनी बहुत ज्यादा थी। उसका मूड बहुत अच्छा था। हालांकि उसने जू जंग से कुछ झूठ बोला था और जैंगी के कुछ इंफॉर्मेशन छुपा दी थी, लेकिन ये नतीजा सबको खुश कर रहा था। जैंगी को ब्लिजर्ड सिटी आने की जरूरत नहीं थी जैसे वो चाहता था। बैली चंकिंग कैप्टन बन गया और मरने वाले बियान जुनवू को बिना किसी वजह के फर्स्ट क्लास मेरिट मिल गया। अब से उसकी पत्नी और बच्चों को खाने पीने की चिंता नहीं करनी होगी। ये नतीजा और बेहतर नहीं हो सकता था। जब बैली चंकिंग इस सोच में था, एक ठंडी आवाज उसे दूर से सुनाई दी। डेप्यूटी कैप्टन बैली, नहीं, मुझे अब तुम्हें कैप्टन बैली कहना होगा। बैली चंकिंग ने अपना सर घुमाया और देखा कि एक औरत सफेद कोट पहने उसकी तरफ आ रही है। वो लंबी थी, उसका एक्सप्रेशन थोड़ा लेजी था और इंडिफरेंस का झलक भी था। उसकी लंबी बालों को एक बॉल पॉइंट पेन से कैजुअली बांधा गया था। जब बैली चंकिंग ने उसे देखा, उसके चेहरे पर तुरंत एक मुस्कुराहट आ गई। ये प्रोफेसर ली निकली। जो व्यक्ति आई थी वो ली लिंग थी, जो ब्लिजर्ड सिटी के साइंटिफिक रिसर्च डेवलपमेंट की चीफ प्रोफेसर थी। ब्लिजर्ड सिटी में कुछ लोगों को साइंटिफिक रिसर्च डिपार्टमेंट का सामना नहीं करने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि बड़ा म्यूटेशन का युग आने के बाद
उनका रोल आर्मी से भी ज्यादा पावरफुल हो गया है। ली लिंग आई और आराम से बोली, तुम जिस चीज की बात कर रहे थे वो कहाँ है? अच्छा वो यहाँ है। मैंने कहा था कि कमांडर इन चीफ को रिपोर्ट करने के बाद मैं इसे पर्सनली तुम्हें दूंगा। बैली चंकिंग ने अपने कॉम्बैट यूनिफॉर्म की जेब से एक सिल्वर मेटल बॉक्स निकाला और ली लिंग को दिया। ली लिंग ने बॉक्स को क्यूरियोसिटी से देखा। क्या ये वही म्यूटेंट प्लांट है जिसके बारे में तुमने बताया था? बैली चंकिंग ने सर हिलाया। इसकी ग्रोथ एबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये ज़ोंबी वायरस भी प्रोड्यूस कर सकता है जो होस्ट को इन्फेक्ट कर सकते हैं। ली लिंग ने अपनी आईब्रोज उठाई। ये इतना पावरफुल नहीं लगता। बैली चंकिंग थोड़ा एम्बैरेस्ड हो गया। ये चीज तो लगभग पूरे हेवनली सी सिटी को वाइप आउट करने वाली थी। लेकिन ली लिंग के मुंह से ये कोई खास नहीं लग रहा था। लेकिन ये समझना मुश्किल नहीं है, ये प्रोफेसर ली बहुत सारी अजीब चीजें पढ़ चुकी है और शायद देख भी चुकी है। ली लिंग ने ब्लड वाइन रियोम वाला बॉक्स रख दिया और बिना हेलो किए वापस चली गई। बैली चंकिंग को इसकी एटीट्यूड का आदत हो चुका था। ये व्यक्ति एरोगेंट नहीं है, बस उसे साइंटिफिक रिसर्च के अलावा किसी और चीज में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। उसने अपने कंधे हिलाए और घर की तरफ चल दिया। बैली चंकिंग के ऑफिस से निकलने के बाद जू जंग एक कुर्सी पर बैठ गया और उसका चेहरा बहुत सीरियस था। इस बार हेवनली सी सिटी का क्राइसिस उसने सोचा था उससे बहुत ज्यादा था। एक कैप्टन लेवल व्यक्ति की मौत दुनिया के एंड के बाद पहली बार हुई थी और अब दुनिया के एंड होने में सिर्फ आधा साल बचा है। चाहे ब्लिज़र्ड सिटी टैलेंटेड लोगों से भरी हो, ये इतनी भी बड़ी खपत को झेल नहीं सकती। उस वक्त एक विचार जो पहले ही उसके दिमाग में था फिर से उभर आया। जू जंग ने अपना हाथ क्रूज किए और खिड़की से बाहर बर्फ से ढकी ब्लिज़र्ड सिटी को देखा। उसने खुद से कहा, रिवर साउथ डोमेन के स्टेबिलिटी को सिर्फ ब्लिज़र्ड सिटी की शक्ति पर संभालना मुश्किल है। लगता है हमें अलग अलग जगह की शक्ति पर निर्भर करना पड़ेगा। उसने कम्युनिकेटर का इस्तेमाल करते हुए अपनी सेक्रेटरी लैन शिन को बुलाया। कमांडर, आप क्या चाहते हैं? शिंग चिंग ने पूछा। मेरे नाम पर तुरंत एक नोटिस जारी करो। टारगेट है रिवर साउथ डोमेन के सभी सर्टेन स्केल के फोर्सेस। उन्हें बताओ कि 10 दिन बाद मैं ब्लिज़र्ड सिटी में रिवर साउथ डोमेन के म्यूटेंट्स का मीटिंग रखूंगा। कृपया इंश्योर करो कि सब आए और पार्टिसिपेट करें। अगर कोई नहीं आता तो उसकी जरूरत नहीं है। स्नो वर्शिप कल्ट के साथ बैटल के बाद हेवनली सी सिटी, पूरी सिटी में खामोशी छाई हुई थी। जैंगी कुछ समय से ऑब्जर्व कर रहा था, जो कि यांगमी है, जिसने आइस सोल का इस्तेमाल करके सुपर पावर्स को जगाया। जब युआन कोंगे मरी तब ये नहीं पता था कि उन म्यूटेंट्स पर क्या असर होगा जिन्होंने आइस सोल्स का इस्तेमाल किया था। जैंगी के पास अभी भी 2 आइस सोल्स हैं। ये 2 आइस सोल्स 2 म्यूटेंट्स क्रिएट कर सकती हैं। अगर यांगमी को युआन कोंगे के मरने से कोई बुरा असर नहीं हुआ तो वो इन 2 आइस सोल्स को जोकीर और बाकी लोगों को देने का सोच रहा है। आखिर में ऐसे वक्त में जिंदगी बचाने के लिए एक्स्ट्रा एबिलिटी होना बहुत मददगार साबित हो सकता है, अपने और टीम दोनों के लिए। इसीलिए जैंगी ने यांग शिनशिन, जोकीर और लू कैरन को अपने रूम में बुलाया और अपना मतलब सबसे समझदारी से समझाया। अब मुझे ये कंफर्म हो गया है, मेन सोल युआन कोंगे के मरने के बाद भी ये आइस सोल एक रोल प्ले कर सकता है। अब मेरे पास 2 आइस सोल्स हैं जो आप लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन आप 3 हैं और सिर्फ 2 आइस सोल्स हैं। आप सब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं किसी को भी दूसरे पर फेवरेटिज्म नहीं देना चाहता। तो इसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है ये आप लोग डिसाइड करो। यांग शिनशिन एक थिंक टैंक और टॉप हैकर है, यानी कि बहुत दिमाग वाली। लू कैरन एक मैकेनिकल इंजीनियर है और जोकीर एक डॉक्टर है, जो कि ऐसे टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। इन तीनों की उसके लिए बहुत वैल्यू है। जैंगी नहीं चाहता था कि कोई भी इग्नोर हो और उनके दिल में डिससैटिस्फैक्शन आए, इसीलिए उसने तीनों औरतों को डिसाइड करने दिया कि इसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है।
जैंगी की बातें सुन के लू कैरन और जो कीर की आंखों में एक्साइटमेंट दिखाई दी। ऑफ कोर्स वो सुपर पावर हासिल करने और ज्यादा यूजफुल लोग बनने के लिए बेचैन है। आखिरकार म्यूटेंट्स की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज देखने के बाद ये कहना झूठ होगा कि वो जेलस नहीं है, लेकिन सिर्फ यांग शिनशिन ने शांत स्वभाव से कहा, नहीं मुझे छोड़ दो, इस मौके का इन दोनों को ज्यादा जरूरत है। जैंगी और बाकी दो थोड़ा सरप्राइज्ड हुए। ये तो एक ट्रेजर है जो सब चाहते हैं एंड टाइम्स में, और यांग शिनशिन ने इसे ऐसे ही छोड़ दिया। यांग शिनशिन ने समझाया, मेरा दिमाग सबसे अच्छा सुपर पावर है, आप लोगों को इसकी ज्यादा जरूरत है तो मैं इसे आपको दे देती हूँ। जैंगी ने कुछ देर सोचा और फिर नॉड किया। उसने महसूस किया कि यांग शिनशिन बिल्कुल सही है। यांग शिनशिन का दिमाग उसकी सबसे अच्छी एबिलिटी है। वो कई सालों से पैरालिसिस में है और अपने दिमाग पर डिपेंड करने की आदत हो गई है, एक लॉजिस्टिक प्लेयर की तरह। उसे शायद अपने सुपर पावर्स का इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिलेगा। इसके बिल्कुल उल्टा जो कीर और लू कैरन की सुपर पावर्स के लिए ख्वाहिश उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी, तो यांग शिनशिन ने उन्हें ये मौका देने का उदारता दिखाया। लू कैरन ने यांग शिनशिन को देखा और पूछा, शिनशिन क्या तुमने इस पर अच्छे से सोच विचार किया है? यांग शिनशिन ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया, मैं इस पर काफी सोच चुकी हूँ, तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम अपनी सुपर पावर्स लो। उसकी आंखों में एक नरम नजर थी। ये देखकर लू कैरन और जो कीर ने अब कोई मजबूरी नहीं रखी। उन्होंने जैंगी के हाथ में वुडन बॉक्स को गर्म आंखों से देखा। जैंगी ने वुडन बॉक्स खोला और उनके सामने दो चांदनी के व्हाइट आई सोल से दिखाई दिए। आप सबको इसका इस्तेमाल करना आता है, बस इसे अपने आईब्रोज के बीच में रखना है। जैंगी ने उन दोनों को गहराई से देखते हुए कहा, ये उनके शरीर को किसी भी एबनॉर्मल चेंजेस से बचाने के लिए है जो उनके कंट्रोल से बाहर हो। लू कैरन और जो कीर ने एक्साइटेडली आई सोल्स उठाए। ये चीज ठंडी और नर्म थी और ऐसा महसूस होता था जैसे ये एक जीवित चीज हो। दोनों ने आई सोल्स को अपने आईब्रोज के बीच रखा और जल्द ही उनके दिमाग में ये मिल गया। जैंगी और यांग शिनशिन ने साइड में घबराहट और उम्मीद से इंतजार किया। दोनों का आई सोल के साथ फ्यूजन का प्रोसेस बहुत तेजी से हुआ। उनकी फिजिकल फिटनेस रिलेटिवली अच्छी थी, इसीलिए उन्हें शुरू में यांगमी की तरह ज्यादा असुविधा नहीं हुई, लेकिन फिर भी उन्होंने जैंगी के बेड पर लेटे हुए अपने शरीर को इस अजनबी चीज को स्वीकार करने दिया। जैंगी पेशेंसली कुर्सी पर बैठा रहा, उनके शरीर के बदलाव का इंतजार करते हुए। 10 मिनट से ज्यादा वक्त बाद लू कैरन पहली थी जो नॉर्मल हुई। वो जोर से पसीना बहा रही थी और उसकी गर्दन, हाथ और चेस्ट पर छोटी छोटी बूंदें थी, जैसे उसने अभी 10 किलोमीटर का मैराथन खत्म किया हो। उसके शरीर में कोई बदलाव नहीं था, लेकिन जैंगी को महसूस हुआ कि उसकी आंखें चमक रही है, जैसे एक काला चमकता डायमंड। कैसा है ये? तुम्हें कैसा फील हो रहा है? जैंगी ने क्यूरियस होते हुए आगे बढ़कर पूछा। लू कैरन ने सांस लेने के लिए गैस्प किया और उसे बोलने में थोड़ा वक्त लगा। उसने जैंगी की तरफ एक अफर्मिंग नजर डाली और एक्साइटमेंट के साथ कहा, भाई जैंगी, मैं सफल रही। मैंने अपने सुपर पावर्स को अवेकन कर लिया है। जब किसी व्यक्ति को सुपर पावर्स मिलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे उनके शरीर पर एक एक्स्ट्रा हाथ या उंगली उग गई हो। ये इतना अचानक होता है और सुपर पावर्स को समझना भी उतना ही आसान होता है जैसे वो अपने शरीर को समझते हैं और उन्हें अच्छे से पता होता है ये कैसे काम करता है। जैंगी और यांग शिनशिन की उम्मीद भरी नजरों के सामने लू कैरन ने अपनी एबिलिटी एक्सप्लेन की। उसने टेबल से एक चम्मच उठाया और बिना किसी फिजिकल फोर्स के इस्तेमाल किए जल्दी से चम्मच को मोड़ दिया। मेरी एबिलिटी मेटल और मशीनरी से जुड़ी हुई है। ऐसा लगता है कि मैं उस मेटल को कंट्रोल कर सकती हूँ जिसे मेरा शरीर छू रहा है। लू कैरन की आंखें चमक रही थी और उसने अपने फिस्ट को कस लिया।
एक्साइटमेंट से कहा, ये बहुत अच्छा है। इस एबिलिटी से मैं फ्यूचर में बहुत पावरफुल वेपन्स बना सकती हूँ। जैंगी ने सीरियस होकर कहा, दूसरे शब्दों में तुम्हारी एबिलिटी मशीनरी से जुड़ी हुई है। क्या तुम वेपन्स की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकती हो? लू कैरन बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब देती है, बिल्कुल। उसने अपने हाथ में चम्मच को देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, इस एबिलिटी से मैं हर वेपन के हर डिटेल को परफेक्टली समझ सकती हूँ और उस वेपन को बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए एडजस्ट कर सकती हूँ। सिर्फ वेपन्स नहीं, सभी मैकेनिकल क्रिएशंस मेरे हाथों में सबसे बेस्ट रूप में बदल दिए जाएंगे। जैंगी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो बहुत अच्छा है। तुम्हारी एबिलिटी तुम्हारे मैकेनिक्स के काम से जुड़ी हुई है। मुझे सब गन्स को स्ट्रेंथन करने में मदद करो, ठीक है? टास्क को कंप्लीट करना मत भूलना। लू कैरन ने मुस्कुराते हुए अपने चेहरे पर अनस्टॉपेबल एक्साइटमेंट दिखाई। वैसे बॉस, मेरी एबिलिटी का नाम दो, लू कैरन अचानक बोली। जैंगी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो तुम्हारी एबिलिटी है, इसे तुम्हें खुद ही नाम देना चाहिए। लेकिन फिर लू कैरन ने जैंगी को सीरियसली देखते हुए कहा, मेरी जिंदगी बॉस ने बचाई है और मेरी सुपर पावर्स भी बॉस ने दी है, तो मेरे सुपर पावर्स का नाम भी आपको ही देना होगा बॉस। जैंगी ने समझा कि लू कैरन अपनी ग्रैटिट्यूड और लॉयल्टी व्यक्त करना चाहती है। उसने नॉड किया और कुछ देर सोचने के बाद कहा, चलो, तुम्हारी एबिलिटी मशीनरी को ऑपरेट करने की है, तो इसे डिवाइन मशीन कंट्रोल क्यों ना कहा जाए। लू कैरन को ये नाम बहुत पसंद आया। उसकी आंखें चमक रही थी और वो बार बार कह रही थी, डिवाइन मशीन कंट्रोल, ये नाम तो बहुत अच्छा है। मैं फ्यूचर में भी एक सुपर पावर बनाऊंगी। जैंगी और यांग शिनशिन ने मुस्कुराते हुए लू कैरन को देखा। दोनों ऑलरेडी सोच रहे थे कि लू कैरन के सुपर पावर्स कैसे मैक्सिमाइज किए जाएं। इस समय जोकीर भी नॉर्मल हुई, लेकिन उसने लू कैरन से ज्यादा पसीना बहा दिया, इसीलिए उसका पूरा शरीर गीला हो गया था और उसकी स्किन चमक रही थी।